जैसे मैंने डिस्कस किया था थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपको मालूम है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी जैसे डीसी मशीन एक ईएमसी मशीन है, जैसे सिंक्रोनस मशीन एक ईएमसी मशीन है, उसी तरीके से थ्री फेज इंडक्शन मशीन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी एक ईएमसी मशीन है। तो अगर ये एक ईएमसी मशीन है तो आप सबको मालूम है कि जो भी ईएमसी मशीन होते हैं इट मस्ट हैव सम इलेक्ट्रिकल पार्ट, इट मस्ट हैव उस इलेक्ट्रिकल पार्ट को होल्ड करने के लिए इट मस्ट हैव सम मैकेनिकल पार्ट। इलेक्ट्रिकल पार्ट होगा तो क्या होगा, वाइंडिंग होगा, वाइंडिंग को होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिकल बॉडी होगी जिसपे वाइंडिंग रखी जाएगी, उसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। वाइंडिंग है तो वाइंडिंग का वो पार्ट जो कि मेन फील्ड फ्लक्स को प्रोड्यूस करे वो फील्ड वाइंडिंग है, और वाइंडिंग का वो पार्ट जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो वो आर्मेचर वाइंडिंग है। अगर स्ट्रक्चर है तो वैसा मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो स्टेशनरी है वो स्टेटर है, और जो रोटेट कर रहा है वो हमारे पास दो चीजें हैं, वन इज फील्ड वाइंडिंग एंड सेकंड इज आर्मेचर वाइंडिंग। इलेक्ट्रिकल पार्ट में हमारे पास दो चीजें हैं, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। और मैकेनिकल पार्ट में सिमिलरली हमारे पास दो उसके पैरेलल दो स्ट्रक्चर हैं जिसमें हम इस वाइंडिंग को प्लेस करेंगे, जो उस वाइंडिंग को सपोर्ट करेगा। एक है स्टेटर जो कि स्टेशनरी रहेगा, दूसरा रोटर है वो जो कि रोटेटिंग रहेगा। हमारे पास चॉइस है कि हम चाहे तो फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे डालें या रोटर पे डालें, या आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे डालें या रोटर पे डालें। कल हम आपसे डिस्कस किया था कि ये इंडक्शन मोटर का एक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि बाहर वाला जो आउटर फ्रेम है आपको दिख रहा है जिसको कि आप स्टेटर बोलते हैं, स्टेटर पे हमने स्लॉट्स बना दिए, स्लॉट्स में हमने कंडक्टर्स को प्लेस कर दिए, डॉट डॉट है वो सारे कंडक्टर्स दिख रहे हैं, तो स्लॉट में मैंने कंडक्टर्स को प्लेस किए। आयुष आप प्रेजेंटर हैं और लोगों को इन करते रहिएगा, मीनवाइल जो है वो आप एंट्री देते रहिएगा। जी सर। तो हाँ ठीक है, तो इन स्लॉट्स में हमने कंडक्टर्स को प्लेस कर दिए हैं और कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करके हमने कॉइल बनाया, और इस तरीके से हमने तीन कॉइल बनाए, एक कॉइल आर, एक कॉइल वाई और एक कॉइल बी। तीनों कॉइल को आपस में क्या किया हमने, आपस में किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे हमने क्या किया, तीनों को स्टार कनेक्ट कर। कॉइल है वो बाहर प्रोजेक्टेड नहीं होंगे, होंगे इसी पेरीफेरी पे, ये बाहर की तरफ आपको केवल समझाने के लिए बताया गया है। तीनों कॉइल कहीं ना कहीं इसी पेरीफेरी पे हैं और आपस में सबका स्टार्ट एंड या लास्ट एंड एक साथ कनेक्टेड है, जिसको हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लाइक जैसे अगर सबका स्टार्ट एंड अगर एक साथ कनेक्ट कर दे एक पॉइंट पे तो ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन। तो कहीं ना कहीं इस पेरीफेरी पे, इस स्टेटर के पेरीफेरी पे ही वो सारे वाइंडिंग्स हैं और उसके एक एंड जो एक जगह कनेक्टेड है जिसको हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। अब हमने कहा कि ये तो हो गया स्टेटर का अरेंजमेंट, और स्टेटर पे एक थ्री फेज वाइंडिंग है आर वाई बी, ये आप समझ गए। अब मैंने कहा कि वे रोटर अब क्या है, तो मैंने कहा कि रोटर में आप क्या कीजिए, एक जो आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया था कि आपने देखा होगा जब आप स्ट्रीट्स के किनारे चलते हैं तो आप प्लांटेशन देखते हैं, और प्लांटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, छोटे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ एक सर्कुलर उसके रिंग सा लगा होता है, चारों तरफ एक सर्कुलर अरेंजमेंट सा लगा होता है, जाली सी लगी होती है। तो उसमें सर्कुलर में जाली होती है, उस नेट को आप रॉड से, बार से रिप्लेस कर दीजिए, और उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ड्रम टाइप स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको उठा के इस मशीन के बीच में रख दीजिए। तो आप पाएंगे कि ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं कहीं ना कहीं उस पूरे स्ट्रक्चर में जो रॉड्स लगे हुए हैं जो कि उस पौधे को प्रोटेक्ट करता है, कहीं ना कहीं ये रॉड्स हैं, ये रॉड्स आपको दिख रहे हैं, मतलब ये प्लेन में धंसा हुआ है जिसका एक पार्ट आपकी तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है जो आपको विजिबल है। तो ये सारे के सारे डॉट्स जो है बेसिकली रॉड्स हैं, वो आयरन रॉड्स हैं। अच्छा, जब आप इसको स्टेटर पे जो थ्री फेज वाइंडिंग है उसको आप एक थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, अब वर्किंग पे आते हैं, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है। अगर ये एक 4 पोल मशीन है, 50 हर्ट्ज सप्लाई है, तो क्या प्रोड्यूस होगा वहां पे चारों तरफ, क्या प्रोड्यूस होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है। और रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के एक स्पीड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की और एक है रोटर की, तो दोनों स्पीड के डिफरेंस को क्या कहते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के स्पीड के डिफरेंस को क्या कहते हैं, हम क्या नाम से जानते हैं उसको, स्लिप के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ। और स्लिप को नॉर्मली हम परसेंटेज स्लिप से भी लिखते हैं, और परसेंटेज स्लिप क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक का फील्ड का स्पीड जिसको कि हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं ns, माइनस रोटर का स्पीड nr, और उसको हम नॉर्मली फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ns माइनस nr बाई ns। ठीक है, तो हम इस चीज को स्लिप, रिलेटिव वेलोसिटी को स्लिप बोलते हैं, और फ्रैक्शन के टर्म में उसको लिख देते हैं स्पीड, सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड माइनस रोटर का स्पीड, और उसको फ्रैक्शन के टर्म में ये हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए इसके वर्किंग को हम देखते हैं कि जैसे ही हम इसको थ्री फेज सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई के कारण
यहाँ पे इंस्टेंटली एयर गैप में क्या प्रोड्यूस होने लगता है, यहाँ पे चारों तरफ जैसे ही हम उसको 3 फेज सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई के कारण यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, बहुत फास्ट स्पीड से क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स तो एक डिफरेंट चीज है, यहाँ आरएमएफ डेवलप होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होगा, उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इन कंडक्टर्स को क्या करने लगेगा, कट करने लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत हाई होगी, तो इन कंडक्टर्स को कट करने के कारण इन कंडक्टर्स में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और चूंकि ये कंडक्टर दोनों एंड पे आपको दिख रहा होगा रिंग के थ्रू, इन देखिए ये रिंग जो है, इस रिंग के थ्रू ये शॉर्ट सर्किटेड है, हाँ, तो इन सारे कंडक्टर्स में एक हेवी करंट आ जाएगा। अब ये सारे करंट कैरिंग कंडक्टर आप विजुलाइज कीजिए कि ये रॉड्स का लेंथ जो है, ये जो सारे कंडक्टर्स हैं बेसिकली ये कंडक्टर बहुत मोटे मोटे रॉड्स लगे हुए हैं, उन रॉड का लेंथ कितना ज्यादा होगा, ये पूरा का पूरा ड्रम है भीतर की तरफ धंसा हुआ है, लंबे लंबे रॉड्स हैं, उसमें इतना हेवी करंट प्रोड्यूस हो रहा है और उस हेवी करंट के कारण इसमें एक हेवी टॉर्क लग रहा है। अब उस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, अब टॉर्क किस कारण लग रहा है, तो इसमें करंट के कारण लग रहा है, और करंट किस कारण है, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण है, क्योंकि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं इस कंडक्टर्स को कट किया रिलेटिव वेलोसिटी के कारण, स्लिप के कारण, तभी तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, करंट आया। तो करंट का अल्टीमेट रीजन क्या है, करंट का अल्टीमेट रीजन है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द रोटेटिंग स्लिप या रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा उस रीजन को अपोज करेगा जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो टॉर्क का रीजन क्या है, करंट, और करंट का रीजन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर। तो ये टॉर्क जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सेम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। कहीं ना कहीं ये रोटर जो है उसको फॉलो करने लगेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करने लगेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा ताकि रिलेटिव वेलोसिटी को कम कर सके। अच्छा, अगर हम इस पे लोड ना रखें, कुछ भी लोड नहीं रखें, तो रोटर की स्पीड ऑलवेज कितनी होनी चाहिए, मतलब लमसम कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे, टेंस टू कितनी होनी चाहिए रोटर की स्पीड, अगर कोई लोड नहीं रखा हुआ है, इस पे कुछ भी लोड नहीं है, नो लोड है, तो क्या इसकी स्पीड को टेंस कर रही है, अगर हाँ, क्या इसकी स्पीड कभी एग्जैक्टली सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों स्पीड इक्वल हो जाएंगी तो फिर वो रुक जाएगा, मतलब वो एक दूसरे से कपल हो जाएंगे मैग्नेटिक। दोनों स्पीड अगर इक्वल हो जाएगा, हाँ, दोनों स्पीड अगर इक्वल हो जाएगा तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जब स्लिप जीरो हो जाएगा तो इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रोटर कंडक्टर को कट करेगा, नो सर, नहीं करेगा। जब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएंगे, अगर दोनों सेम स्पीड से घूमेंगे, तो बाहर वाला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उस रोटर कंडक्टर को तो कट ही नहीं करेगा, तो उसमें इंडक्शन के कारण करंट ही नहीं आएगा। इंडक्शन होगा क्या, होगा ही नहीं। जब इंडक्शन नहीं होगा तो इन कंडक्टर्स में कोई करंट आएगा क्या, जब करंट ही नहीं आएगा तो इसमें कोई टॉर्क लगेगा क्या, लगेगा नहीं। इसका मतलब है कि कभी भी इंडक्शन मशीन जो है क्या सिंक्रोनस स्पीड से घूम सकता है, नो सर, नहीं, हमेशा उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी बहुत आपको कम ही रखनी पड़ेगी, कम ही होगी, रखनी क्या पड़ेगी, कम ही होगी, कम होगी तभी उसमें स्लिप प्रोड्यूस होगा, तभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच एक रिलेटिव वेलोसिटी डेवलप होगी, और तभी इसमें इंडक्शन होगा और इसमें करंट आएगा और इस पे टॉर्क लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। इसका मतलब नो लोड के कंडीशन में रोटर की स्पीड ऑलवेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के क्या, रोटर की स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में कम ही होगी, कम होती है, थोड़ी सी कम होगी, हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा स्लिप उसको चाहिए ताकि रिलेटिव वेलोसिटी मेंटेन रहे और इंडक्शन होता रहे, फ्लक्स कट होता रहे रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और इसमें करंट प्रोड्यूस होता रहे और टॉर्क लगता है। ये कहानी आप समझ गए हैं, इसका मतलब इंडक्शन मशीन की कहानी का। और अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया था, आपको याद कीजिए, हमने डैम्पर बार के हेल्प से सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज किया था ना, याद होगा आप लोग, सेम कॉन्सेप्ट यूज, डैम्पर बार लगा दिए थे
और रिलेटिव वेलोसिटी के कारण उसमें करंट इंड्यूस हो गया था, और करंट के कारण उसमें टॉर्क लगा था, और टॉर्क क्या कर रहा था, उस रीजन को अपोज कर रहा है जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा था। रीजन था उसमें डैम्पर बार में करंट, और करंट का रीजन था रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए वो रोटर को उसी डायरेक्शन में घुमाने लगा था, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ, अच्छा एक चीज और मैं आपको छोटा सा जानकारी देना चाहूंगा। इसमें जो रोटर बार्स लगे होते हैं, देखो इस तरह का पिंजरा होता है, दिख रहा है, ये पिंजरा दिख रहा है, इस तरह का होता है स्ट्रक्चर। ये देखिए, सब दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर। अच्छा देखिए, अच्छा ये जो लाल लाल डॉट मैंने कर रखे हैं ना, ये यही रेड डॉट्स है। ये जो देखिए, ये रेड डॉट्स, ये मैं रेड कर रहा हूँ, देखिए ये क्या है बेसिकली। ये जो अब आपको रेड डॉट्स दिख रहे हैं, वो बेसिकली रेड डॉट्स क्या थे, ये वाले थे। ये जो सारे रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये यही है, यही रेड डॉट्स है, यही सारे रेड डॉट्स। तो इसका मतलब पूरा का पूरा पिंजरा भीतर की तरफ धंसा हुआ है। ये सारे बार्स जो है वो भीतर की तरफ मशीन में भीतर की तरफ प्लेन में धंसे हुए हैं, सारे बार्स धंसे हुए हैं। अब एक चीज इसमें आपको बताया गया है कि जो बार्स है ना, आपको हल्के तिरछे से नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगे। देख रहे हैं, ये बार्स हल्का टेढ़ा, देखिए एकदम स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा टेढ़ा है। इसको किसी पर्टिकुलर रीजन से टेढ़ा किया जाता है। टेढ़ा करने का कारण है ये, हालांकि एडवांस मशीन में इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको इस लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, बट फिर भी बता देता हूँ। इन बार्स को सीधा रखने से क्या होता है कि लॉकिंग हो जाती है, रोटर जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड से घूमने लगेगा। तो लॉकिंग को अवॉइड करने के लिए हम इन बार्स को कहीं ना कहीं स्क्यूड कर देते हैं। इसको बोलते हैं नोन एज स्क्यूइंग, मतलब बार्स को टेढ़ा कर देते हैं, ताकि किसी तरीके से आप चाहेंगे कि ये रोटर का जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से लॉक कर जाए और सेम स्पीड से घूमने लगे। इंडक्शन मशीन के केस में रुक जाएगा, उस पर टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। तो उस चीज को, उस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए रोटर के जो ये बार्स होते हैं, इस बार को स्क्यूड कर देते हैं। स्क्यूड का मतलब हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं। टेढ़ा करने के अपने इंपैक्ट है, वो आपको नहीं पढ़ना उस लेवल पे, आपको एंड रिजल्ट से जानना है। इसको स्क्यूड कर देने से कहीं ना कहीं लॉकिंग जो है वो अवॉइड हो जाती है, लॉकिंग नहीं हो पाती, इसलिए इसको स्क्यूड रखते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। अब हमारे पास इंडक्शन मोटर जो होता है वो दो तरह का होता है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रोटर। अब हम टाइप्स पे चलते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स क्या है। ये टाइप्स है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के। रोटर के बेसिस पे हम इंडक्शन मोटर को दो क्लासिफिकेशन में ब्रेक करते हैं। अच्छा, ये वाला जो रोटर था, कहीं ना कहीं पिंजरा की तरह दिखता है कि नहीं? ये स्ट्रक्चर केज की तरह दिखता है कि नहीं? एक पिंजरा की तरह ही दिखता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है एक पिंजरा सा दिखता है। तो हम इसको स्क्वायरल केज रोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल मतलब गिलहरी का पिंजरा, इसको नाम दिया गया है। तो पिंजरा की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको केज रोटर बोलते हैं, स्क्वायरल केज रोटर बोलते हैं। ऑन द टाइप ऑफ रोटर, किस तरह का रोटर यूज हो रहा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अगर ये पिंजरा की तरह रोटर यूज होता है, ये वाला रोटर अगर यूज होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं नाम? उस मोटर को क्या बोलते हैं? स्क्वायरल केज रोटर बोलते हैं, या स्क्वायरल केज मोटर भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि स्क्वायरल केज, एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि स्क्वायरल केज रोटर में, रोटर पे कोई वाइंडिंग है क्या? नो सर। वाइंडिंग नहीं है। वाइंडिंग के जगह क्या लगे हुए हैं? ये रॉड, आयरन रॉड लगे हुए हैं। आयरन रॉड्स लगा हुआ है, कॉपर रॉड लगा हुआ है, एल्यूमिनियम का रॉड लगा हुआ है, ये रॉड्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉपर का रॉड लगा होता है, या कई बार एल्यूमिनियम का भी रॉड लगा होता है। तो इसका मतलब स्क्वायरल केज मोटर में कभी भी रोटर पे कोई वाइंडिंग नहीं होता है, सिंपल रॉड्स लगे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई रोटर पे वाइंडिंग भी नहीं लगाना पड़ा, बस रॉड्स लगा के एक पिंजरा को डाल दिया और पिंजरा घूम रहा है। और उस पर टॉर्क भी आप देखिए, इतने मोटे मोटे रॉड्स में कितना हाई करंट होगा और कितना टॉर्क लगेगा। तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्शन वाइज बड़ा सिंपल सा चीज है? क्यों? डोंट यू बिलीव दिस? कोई आपको वाइंडिंग नहीं करनी पड़ी रोटर पे, सीधा रॉड लगा के रॉड इम्बेड करके छोड़ दिया, तो काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। वाइंडिंग तो बच गई ना,
तो सर। वाइंडिंग करने के मेंटेनेंस भी सर कंपैरिजन में आसान होगा। डॉट से नहीं करता। बस वही मैं कहना ही चाह रहा था, एक चीज से आप सारी चीजें जोड़ लीजिए। अगर इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है तो इसका कॉस्ट भी कम होगा, इसका मेंटेनेंस भी कम होगा, ये चीपर भी होगा। ये सारी फायदे हैं इसमें, ये सारी चीजें हैं जो इसको बेनिफिशियल बनाती है, एक कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन में इसको वर्सेटाइल मशीन बनाती है, क्योंकि इसमें वाइंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, एक तो वाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और दूसरा रोटर को कोई सप्लाई देना पड़ता है क्या? नो सर। कोई सप्लाई भी नहीं देना, इंडक्शन से खुद इसमें करंट आता है और खुद टॉर्क लगता है। अब बताओ, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बीच में एक बीच में बस इस केज को यहां से उठा के यहां पे रख दिया, और बस इसको कोई सप्लाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, बस 3 फेज सप्लाई दिया स्टेटर को, जो स्टेटर पे हमारे कॉइल्स हैं, 3 फेज कॉइल, 3 फेज वाइंडिंग, उसको सप्लाई दिया। यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड खुद से खुद ही डेवलप हुआ, उसने बार कंडक्टर को कट किया, कंडक्टर को कट करके उसमें करंट इंड्यूस किया, करंट को, अब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगा, टॉर्क का डायरेक्शन आप जानते ही किधर लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए, उसी डायरेक्शन में घूमने लगा। कितना सिंपल मशीन है। आपको ना तो इस रोटर को कोई सप्लाई कनेक्ट करना पड़ा, ना कोई स्लिप रिंग लगाना पड़ा, ना कोई स्प्लिट रिंग लगाना पड़ा, ना इस पे कोई वाइंडिंग करनी पड़ी। तो आपको नहीं लगता कि अब तक का सबसे सिंपल अरेंजमेंट आपने मशीन का पढ़ा है वो यही है? बताइए कि कॉम्प्लेक्सिटी जो सबसे कम है स्ट्रक्चर में वो इसी के साथ है। हेलो, यस सर। है ना? यस सर। तो यही कारण है कि एस केज इंडक्शन मोटर जो है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो है, वो कहीं ना कहीं सबसे वर्सेटाइल है। उसके अपने सिंपल कंस्ट्रक्शन के कारण, सिंपल ऑपरेशन के कारण, अपने वर्सेटाइल नेचर के कारण, उसमें उसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, मेंटेनेंस आसान है, चीपर है, ये सारे बेनिफिट्स इसके साथ। लेकिन एक ड्रॉबैक भी, ये मैंने स्क्विरल केज रोटर बनाया है, तो स्क्विरल केज रोटर में, रोटर पे आपको मालूम है कि रोटर पे कोई वाइंडिंग होती है क्या? रोटर पे कोई वाइंडिंग नहीं होती है, रोटर पे केवल बार्स होते हैं। अब 3 फेज वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर पे होती है, ये 3 फेज वाइंडिंग है। ये बाहर वाला 3 फेज वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग होता है कि फील्ड वाइंडिंग होता है इंडक्शन मशीन में, जल्दी बताओ। सर आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग वो होता है बाहर वाला जिसमें EMF इंड्यूस होता है, EMF तो यहाँ इंड्यूस हो रहा है, फील्ड वाइंडिंग EMF होता है तो बाहर। इसमें इंड्यूस हो रहा है बाहर में। बाहर वाला जो है फील्ड वाइंडिंग डीसी मशीन के पैरेलल है भाई, जो डीसी मशीन में होता है वही इंडक्शन में, कल ही तो डिस्कस किया कि डीसी मशीन के पैरेलल, ठीक है। सिंक्रोनस में अलग होता है, डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन दोनों में आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होता है और फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे। बार बार आपको कल भी बताया था। सिंक्रोनस में उल्टा होता है, आर्मेचर चूंकि बहुत हेवी होता है और उसको रोटेट कराना होता है, तो उसको हमको स्टेटर पे रखना पड़ता है, फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखना पड़ता है। अगर आर्मेचर को फिर भी रोटर पे रख दिया तो फिर स्लिप रिंग का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें डिफिकल्टीज है, इस वजह से उसको वहां पर। अब दूसरे तरह का 3 फेज इंडक्शन मोटर देखें। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो मशीन है वो वेरिएबल टॉर्क मशीन है या कांस्टेंट टॉर्क मशीन? थोड़ा अगर मैं जानकारी लेना चाहूँ, इसमें टॉर्क को वेरी कर सकते हैं अगर सप्लाई को कांस्टेंट रखें तो। अच्छा, टॉर्क, मुझे ये बताओ, टॉर्क लगने के कारण कोई चीज घूमता है तो वो रियल घूमना जो है वो रियल इंटाइटी है या वर्चुअल इंटाइटी है? घूमने को आप फिजिकली सेंस कर सकते हैं या सेंस ही नहीं कर सकते मैग्नेटिक फील्ड की तरफ? रियल है सर। वो रियल वर्क है या वर्चुअल वर्क है, किसमें डालिएगा? जैसे लाइटिंग, लाइट रियल आपको है। दिखता है, सेंस कर सकते हैं। हीटिंग, हीट आप सेंस कर सकते हैं। उसी तरीके से रोटेशन सेंस कर सकते हैं, मतलब टॉर्क के कारण अल्टीमेटली रोटेशन तो सेंस कर सकते हैं। तो रियल वर्क है या वर्चुअल वर्क? पूछ रहा हूं। रियल वर्क है। रोटेशन को आप देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, या रोटेशन इनविजिबल होता है, दिखता ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की तरह? दिखता है सर, दिखता है। दिखता है ना, मतलब रियल आइडेंटिटी है ना उसकी, तो रियल वर्क ही होगा रोटेशन, रियल काम है वो। यस सर। जैसे लाइट को आपको दिखती है, हीट आपको सेंस होता है, हीट दिखता नहीं तो सेंस होता है, रोटेशन भी आपको दिखता है, कोई चीज रोटेट कर रहा है, रियल इंटाइटी तो है। रियल वर्क के लिए कौन सा करंट रिस्पॉन्सिबल?
एक्टिव करंट एक्टिव करंट आई cos phi। आई कॉस फाई रिस्पॉन्सिबल, वेरी गुड, यही सुनना चाहता था कि रियल वर्क के लिए आई साइन फाई का काम है, मैग्नेटाइजिंग करंट है, उसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को बिल्ड, मेंटेन और सस्टेन करना। रियल वर्क के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आई कॉस ऑफ फाई, एक्टिव वर्क के लिए या रियल वर्क के लिए एक्टिव करंट ही रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज आई कॉस ऑफ फाई। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसमें जो भी अगर आप सप्लाई को फिक्स रखते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे आरएमएफ का इंटेंसिटी फिक्स होगा, आरएमएफ का इंटेंसिटी फिक्स होगा। अगर नंबर ऑफ पोल 4 है और फ्रीक्वेंसी 50 है, इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, तो आरएमएफ की स्पीड कितनी होगी यहाँ पे? 1500 आरपीएम। 300 आरपीएम। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर 4 पोल मशीन है और 50 हर्ट्ज सप्लाई है तो 1500 आरपीएम का तो आरएमएफ प्रोड्यूस होगा ही होगा, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते। और आरएमएफ 1500 का प्रोड्यूस होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी तो इसकी फिक्स है कि अगर 0 है रोटर की स्पीड और 1500 आरपीएम है तो 1500 का स्लिप प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है समवेयर वो तो फिक्स ही रह रहा है, तो जो टॉर्क भी लगेगा वो फिक्स ही रह रहा है। तो ये क्या कांस्टेंट टॉर्क, अच्छा आप इसमें करंट को अपने हिसाब से चेंज कर नहीं सकते, वो तो रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, जितना रिलेटिव वेलोसिटी होगा। और रिलेटिव वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे और पोल पे। कि आरएमएफ की स्पीड क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आरएमएफ उसको बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है? हाँ सर कल आपने कहा था कि पहले स्पीड बढ़ेगी, सिंक्रोनस तक पहुंचेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी। आज आप कहने कांस्टेंट है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। मैंने हेलो, स्पीड की तो बात ही नहीं की, मैं तो टॉर्क की बात कर रहा हूँ। ये मतलब स्पीड कहाँ कहा मैंने? नहीं, रोटेटिंग की जो रोटेशन स्पीड है ना उसी पे फिर टॉर्क भी डिपेंड करेगा ना। रिलेटिविटी बदल जाएगी एक्टिव अगर करंट से स्पीड को जोड़ रहा हूँ या टॉर्क को जोड़ रहा हूँ? सुनो मेरी बात सुनो, मैंने कल कहा था कि जब इस पे टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा तो ऑटोमेटिकली ये स्पीड पकड़ेगा। लेकिन कभी भी इसकी स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर, उसके सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होगी। अगर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी तो क्या होगा? स्लिप 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। स्लिप 0 होने के कारण इस कंडक्टर्स में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। तो हम इस चीज को मान लेते हैं कि ऑलवेज इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के नियर बाई होगी, टेंस टू सिंक्रोनस स्पीड। मतलब एनआर जो है रोटर की स्पीड, दैट इज इक्वल टू एनएस। अब इवन दो इसमें जो भी टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। करंट पे डिपेंड। और करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी। स्लिप पे। हाँ जी सर। स्लिप पे, ठीक। और स्लिप किस पे डिपेंड कर रहा है? कि यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या है? जी सर, सिंक्रोनस स्पीड और मतलब। एंड देन आफ्टर रोटर की स्पीड क्या, उसके बाद फिर रोटर की क्या स्पीड है? तो सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होती है? 120 f/p। जी 120 f/p में ना तो आप f को छेड़ सकते ना p को छेड़ सकते, ठीक है। तो आरएमएस का स्पीड भी नहीं छेड़ सकते आप। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड आप नहीं छेड़ सकते। जी सर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड अगर आप नहीं छेड़ सकते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लिप को आप अपने हिसाब से अल्टर नहीं कर सकते हैं, अपने हिसाब से। यस RMS को ये फैसिलिटी तो ये मशीन आपको नहीं दे रहा है कि अपने हिसाब से आप स्लिप को चेंज कर लीजिए। भाई ठीक है, अगर 4 पोल है और 50 हर्ट्ज है, ये फिक्स हो गया तो भैया वो 1500 आरपीएम से तो घूमेगा, उसमें तो आपका कोई कंट्रोल रहा नहीं, गिरा गया कर लीजिएगा उसको कंट्रोल। आप 4 पोल को तो बदल नहीं सकते, 50 हर्ट्ज को बदल नहीं सकते। जब उस दोनों को नहीं बदल सकते तो सिंक्रोनस स्पीड तो 1500 आरपीएम का डेवलप होगा ही होगा ना, उस पर तो आपका कोई कंट्रोल रहेगा नहीं। और अगर वो 1500 आरपीएम का डेवलप होगा तो स्लिप भी 1500 डेवलप होगा, क्योंकि रोटर की स्पीड 0 है। और जितना स्लिप प्रोड्यूस होगा उसकी कॉरस्पॉन्डेंस में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या आपका उस पर कोई कंट्रोल है? टॉर्क पे कंट्रोल करने के लिए फिर आपको आरएमएफ की स्पीड बदलनी पड़ेगी, आपको पोल्स छेड़ने पड़ेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी छेड़नी पड़ेगी, जो आप कर नहीं सकते हैं, तभी तो स्लिप बदलेगा। सर कंट्रोल दूसरा तरीका सर लोड तो अगर बढ़ा दे तो, लेकिन
चेंज हो रहा है कि नहीं, टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, स्लिप चेंज हो रहा है ना बार बार। हाँ, स्लिप चेंज, मेरे कहने का मतलब है कि टॉर्क को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, टॉर्क तो हाँ ऑफकोर्स जब स्लिप चेंज होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी, तो टॉर्क तो बदलेगा ही। ऑफकोर्स अगर आप इस पे लोड को देखिए, उस चीज को अगर आप देखें, अगर आप इस पे लोड को बढ़ाइएगा, तो लोड बढ़ाइएगा तो रोटर का स्पीड स्लो होगा कि बढ़ेगा? जिस प्रोपोर्शन में लोड बढ़ेगा, उस प्रोपोर्शन में रोटर का स्पीड क्या हो जाएगा? कम होना चाहिए। कम कम हो हो जाएगा। जाएगा। जिस प्रोपोर्शन में रोटर का स्पीड, जिस प्रोपोर्शन में रोटर का स्पीड स्लो होगा, उस प्रोपोर्शन में स्लिप क्या हो जाएगा? अरे रोटर स्लो हो जाएगा तो स्लिप क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो बढ़ जाएगी? जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगा। रोटर अगर स्लो होगा, दो चीजें एक डायरेक्शन में चल रही हैं और एक स्लो हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही ना दोनों के बीच का। सर। तो अगर आप इस पे लोड लगाएंगे, जिस प्रोपोर्शन में लोड लगाएंगे उस प्रोपोर्शन में इसकी रफ्तार कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। जिस प्रोपोर्शन में इसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसी प्रोपोर्शन में स्लिप या रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगी। बढ़ जाएगा। जिस प्रोपोर्शन में रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगा, स्लिप बढ़ जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में इसमें करंट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी के कारण ही इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कट हो रहा है। तो जिस प्रोपोर्शन में रिलेटिव वेलोसिटी या स्लिप बढ़ेगा, उसी प्रोपोर्शन में उसमें करंट बढ़ जाएगा, और जिस प्रोपोर्शन में करंट बढ़ेगा, उसी प्रोपोर्शन में टॉर्क बढ़ जाएगा। हाँ सर। यस सर। तो बड़ा हुआ टॉर्क जो उस बढ़े हुए लोड को ड्राइव कर लेगा। जी। तो आपने देखा कि स्लिप जो है मशीन को कैसे सेल्फ रेगुलेटिंग बना रहा है, सेल्फ बना रहा है कि नहीं बना? ड्राइविंग। सेल्फ रेगुलेटिंग कह लीजिए, सेल्फ ड्राइविंग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मतलब जितना प्रोपोर्शन में आप लोड लगाइएगा, उतने ही प्रोपोर्शन में रोटर का स्पीड गिरेगा। जिस प्रोपोर्शन में रोटर का स्पीड गिरेगा, उसी प्रोपोर्शन में स्लिप या रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जिस प्रोपोर्शन में स्लिप या रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी, उसी प्रोपोर्शन में इसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जिस प्रोपोर्शन में करंट की वैल्यू बढ़ेगी, उसी प्रोपोर्शन में टॉर्क बढ़ जाएगा। तो बढ़ा हुआ टॉर्क उस बढ़े हुए लोड को ड्राइव कर लेगा एट रिड्यूस्ड स्पीड। लेकिन स्टिल आप अपने हिसाब से टॉर्क तो नहीं बदल रहे हैं, वो तो लोड बदल रहा है तब आप बदल रहे हैं। वो अपने आप बदल रहा है लोड के साथ, खुद को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, आपकी इच्छा से थोड़ी हो रहा है। जी सर। आपका इसमें कंट्रोल नहीं है कुछ। तो लोड बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो तो मशीन खुद ही कर रहा है। क्या आप कर रहे हैं उसको? वो तो मशीन खुद कर रहा है, उसमें आपका रोल क्या है? मतलब टॉर्क पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है इस मशीन में। समझ रहे हैं मेरी बात? वो तो लोड खुद ही बढ़ रहा है, तो अपने आप रोटर स्लो हो जा रहा है, खुद ही स्लो। आप कर रहे हैं थोड़ी ना, वो तो लोड कर रहा है। जिस प्रोपोर्शन में लोड बढ़ेगा, उस प्रोपोर्शन में रोटर अपने आप ही स्लो हो जाएगा। अब रोटर स्लो हो जाएगा तो स्लिप अपने आप बढ़ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, और जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी, उसी प्रोपोर्शन में इसमें करंट राइज कर जाएगा, और जितना करंट राइज करेगा उतना ही टॉर्क लगने लगेगा। तो टॉर्क बढ़ रहा है या घट रहा है, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो तो लोड के हिसाब से अपने आप मशीन एडजस्ट कर रहा है वाया स्लिप। स्लिप उसको सेल्फ रेगुलेटिंग या सेल्फ ड्राइविंग जो भी कहिए, वो बना रहा है, आप नहीं बना रहे। आप कर रहे हैं क्या, बताइए ना? नहीं सर, आपका तो कोई कंट्रोल नहीं है इसके टॉर्क पे। आपका इसके टॉर्क पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई काबू नहीं है इसके टॉर्क पे। वो खुद कर रहा है, मशीन सेल्फ रेगुलेटिंग लोड के हिसाब से स्लिप के थ्रू सेल्फ खुद को खुद ही एडजस्ट कर रहा है। ठीक है ना? वो मशीन अपना खुद कर रहा है। तो ये मशीन जो है, ये एक कहीं ना कहीं इसमें टॉर्क कंट्रोल नहीं है, इसमें आप टॉर्क को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अलग बात है, लोड के हिसाब से वो अपना टॉर्क खुद एडजस्ट कर रहा है, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अपने हिसाब से। वो लोड के हिसाब से एडजस्ट होगा, खुद ही होगा। आपका कोई उस पर काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है। इस मशीन की ये एक ड्रॉबैक। बट स्टिल ये इतना वर्सेटाइल है कि आप मान के चलिए कि 100 में से 90 जगहों पे यही इस्तेमाल होता है, अपने सिंप्लिसिटी के कारण, अपने बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन के कारण, सिंपल मेंटेनेंस के कारण, सस्ते होने के कारण, हर जगह 90% जगहों पे यही इस्तेमाल होता है। अब देखिए, दूसरा मेरी बात एक सुनिए कि इसमें जो टॉर्क लग रहा था रोटर पे, क्यों लग रहा था? वजह टॉर्क किस पे लग रहा था भाई? इस रोटर पे जो टॉर्क लग रहा था, क्यों लग रहा था? सर करंट प्रोड्यूस हो रहा था सर क्योंकि करंट के कारण। अब ये सीखना चाह रहा हूँ, करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा लग रहा था। अच्छा, एक मिनट।
अगर आप समहाउ इसके करंट को अगर चेंज कर पाए अपने हिसाब से, तब क्या टॉर्क बदल जाएगा आपके हिसाब से? अगर आप अपने हिसाब से कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि इन बार में करंट को आप अपने हिसाब से बदले जैसा चाहे, तब क्या इस पे टॉर्क बदलेगा आपके हिसाब से? यस सर, बदलेगा। तो बदलेगा, तो जरूर बदलेगा। लेकिन इस केज में ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है कि हम इसके करंट को अपने हिसाब, अच्छा करंट के भी कौन से करंट को बदले, रिएक्टिव करंट को बदले कि एक्टिव करंट को बदले? टॉर्क के लिए कौन सा करंट रिस्पॉन्सिबल? एक्टिव करंट। एक्टिव। एक्टिव करंट रिस्पॉन्सिबल। इसमें अगर हम रिएक्टिव करंट को बदलेंगे भी तो क्या हमारे टॉर्क पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो क्योंकि सर। रिएक्टिव करंट आई साइन ऑफ फाई टॉर्क के लिए तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं। जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्टिव करंट आई कॉस ऑफ फाई। तो कहीं ना कहीं हमने अगर इसके करंट को बदल दिया तो हम अपने हिसाब से टॉर्क को चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज ये एक, आप इसको कह लीजिए कि ये एक कांस्टेंट टॉर्क मशीन है। कांस्टेंट टॉर्क इसलिए मैं नाम दे रहा हूं, ऑल्दो इसका टॉर्क बदल रहा है लेकिन वो लोड के साथ बदल रहा है, हम नहीं चेंज कर पा रहे, इसलिए मैं इसको कांस्टेंट, ऑल्दो बदल रहा है टॉर्क, लोड के साथ बदल रहा है, वो मशीन खुद ही बदल रहा है, हम नहीं बदल पा रहे, इसलिए मैं इसको कांस्टेंट टॉर्क नाम दे रहा हूं। वजह ये है। तो कहीं ना कहीं इसका टॉर्क का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। और टॉर्क का कंट्रोल कब होगा? जब इसमें करंट की वैल्यू को हम बदल पाए। और किस करंट की वैल्यू को बदल पाए? आई साइन फाई को बदले या आई कॉस फाई को बदले? आई कॉस फाई। आई कॉस फाई को बदलता। अब देखिए दूसरा मशीन यही करेगा। ये हो गया स्क्वायरल केज मशीन, इसमें तो हम नहीं बदल पाएंगे, सॉरी, ये हमको नहीं अलाउ करता है। ये बदलने का ऑप्शन अलाउ करता भी है, ये 5वें सेमेस्टर में पढ़ना है। इस बार को अलग तरीके से बनाया जाता है जिसको हम डीप बार रोटर बोलते हैं या डबल केज रोटर बोलते हैं। बार का अलग अरेंजमेंट किया जाता है, अलग तरीके से बार को डिजाइन किया जाता है, तब वो वेरिएबल टॉर्क बनता है। तो वो अलग पढ़ना है, स्पेशल मशीन्स में पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है कि इस बार के अरेंजमेंट को कैसे बनाएं ताकि इसमें स्किन इफेक्ट होता है, इसके आगे बहुत मशीन में और भी बहुत सारी चीजें, स्किन इफेक्ट बढ़ जाए और उसमें करंट की इफेक्टिव वैल्यू बढ़ जाए मोमेंटरी स्टार्ट में, तो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा हो जाए। ये सब एक एडवांस्ड मशीन का पार्ट है, बट आपके मतलब का नहीं है। बट आपके लेवल पे यही है, आपके लेवल पे ये क्या है, मतलब टू अ लार्ज एक्सटेंट यही, इसमें अरेंजमेंट करना पड़ता है तब वो वेरिएबल टॉर्क बनता है। इन जनरल जो है ये कांस्टेंट टॉर्क मशीन है, इसमें टॉर्क कंट्रोल नहीं है। अब आते तो हैं, सर हमें अगर हम जरूरत क्या है सर चेंज करने की कुछ भी? जरूरत क्यों नहीं है? अगर हमें इंस्टेंटली स्पीड बढ़ानी है, अगर ट्रेन चल रहा है, अब ट्रेन का स्पीड मुझे बढ़ाना है तो टॉर्क नहीं बढ़ाएंगे? जी सर। जरूरत कैसे नहीं है? कोई मशीन ड्रिलिंग मिल है, उसका स्पीड मुझे बढ़ाना है, कंट्रोल करना, टॉर्क नहीं बढ़ाएंगे? क्रेन है या वेरियस एप्लीकेशन है, उसके टॉर्क नहीं कंट्रोल करोगे अपने हिसाब से तो कैसे काम करोगे? वो फिक्स स्पीड से घूमता रहेगा क्या? ट्रेन को एक ही रफ्तार से चलाओगे बताओ? वेरिएबल स्पीड से चलाओगे ना उसको। जहां भी वेरिएबल सर स्पीड हमारे ऑपरेशन पास है, वेरिएबल एक तो ऑप्शन होता है ना सर, एक ऑप्शन होता है ना कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर सके हम, ऐसा कुछ नहीं होता? होता है, वो ड्राइव्स है। उसके लिए तो फिर आप फ्रीक्वेंसी ऐसे ही चेंज हो जाएगी क्या इसकी? इसके लिए तो यहाँ पे फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा ना। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो चेंज करके यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू को चेंज की जाती है। वो तो ड्राइव है, वो तो अलग चीज है, ओके, वो तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चला गया। इसके आगे ड्राइव लगेगा, ठीक है ना? ये हम अभी मशीन में है फिलहाल, ठीक है। उसको, उस सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसकी बात तुम कर रहे हो ना कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करके किया जा सकता है, उसको बोलते हैं जी वेरिएबल ड्राइव्स। जी सर। अलग चीज है, चलो छोड़ो, उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। अब मैं एक मशीन का अरेंजमेंट कर रहा हूं, अगर मैं एक काम करूं कि इस केज की जगह इस अगर केज लगाए तो इस मशीन को हम क्या नाम देते हैं? स्क्विरल केज। स्क्विरल केज। टोटल। अब एक काम करूं कि इस केज की जगह पे मैं वाइंडिंग लगा देता हूं, 3 फेज वाइंडिंग लगा देता हूं। क्या करूं? इस केज को हटा दूं और केज की जगह क्या लगा दूं? केज की जगह क्या लगा दूं? 3 फेज वाइंडिंग 3 फेज वाइंडिंग अंदर लगा भी। दूं। जैसे 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 बाहर 3 फेज वाइंडिंग लगी है ना, वैसे ही एक 3 फेज वाइंडिंग भीतर भी लगा देता हूं, केज को हटा देता हूं। ऐसा कर रहा हूं, करके देखते हैं क्या होता है। तो देखो, मैंने एक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाया। देखो बाहर वाला जो स्टेटर है वो कैसे कनेक्टेड है? स्टार कनेक्टेड है ना बाहर वाला? यस यस सर। ठीक है।
तो बाहर वाले को मैंने स्टार कनेक्टेड ले लिया। आप चाहे तो बाहर ये 3 फेज वाइंडिंग, ये जो 3 फेज वाइंडिंग है, आप इसको चाहे तो डेल्टा कनेक्ट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे केस में स्टार कनेक्टेड ही हो। आप बाहर वाले 3 फेज, अगर 3 फेज है तो 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हो ना जी, या तो स्टार या फिर डेल्टा। डेल्टा। तो ये बाहर वाला जो 3 फेज है, ये बाहर वाला जो 3 फेज आर वाई बी, जरूरी नहीं कि ऑलवेज स्टार हो, ये डेल्टा भी हो सकता है। सर्टेन ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपको मशीन से ऑपरेशन किस तरह का लेना है, उतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट आपको इतना जरूर बता दूं कि बाहर वाले जो वाइंडिंग है वो केवल स्टार कनेक्टेड नहीं होती, वो डेल्टा कनेक्ट भी होती है सर्टेन ऑपरेशन में। ज्यादा डिटेल में उसको आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो अब बाहर वाली जो वाइंडिंग है स्टेटर पे, उसको मैंने यहाँ स्टार कनेक्टेड दिखा दिया। स्टेटर मतलब स्टेटर स्टार कनेक्टेड, ऐसे दिखा सकते हैं। देखो ना, ये बाहर जो 3 वाइंडिंग बना दी है आर वाई और बी, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है स्टेटर पे? स्टार कनेक्टेड है। स्टार। तो हम अगर केवल वाइंडिंग को दिखाएं, हम मैकेनिकल पार्ट न दिखाएं, केवल वाइंडिंग से समझना चाहें, तो हम स्टेटर को स्टार कनेक्टेड सिस्टम से दिखा सकते हैं आर वाई बी। यस सर। ये देखो स्टेटर यहाँ लिख दिया, और स्टेटर पे एक्चुअली क्या है, यही 3 वाइंडिंग तो है ना स्टेटर पे आर वाई बी। तो स्टेटर को हम लिख सकते हैं, स्टेटर में 3 वाइंडिंग दिखा सकते हैं, आर वाई बी और स्टार कनेक्टेड है। बताओ दिक्कत? नो सर, दिखा सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसको हम स्टार भी कनेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको डेल्टा भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तीनों वाइंडिंग को आर वाई बी को मैंने इसलिए लिख दिया कि ये स्टार भी कनेक्ट हो सकता है, ये डेल्टा भी कनेक्ट हो सकता है। तो स्टेटर को स्टार डेल्टा जो भी कनेक्ट करना वाली है। अच्छा, स्टेटर के भीतर क्या होता है? रोटर होता है। रोटर होता है। स्टेटर के भीतर रोटर होता है। तो इस रोटर को मैंने स्टेटर के भीतर ना बना के, इसके भीतर ना बना के बाहर दिखा दिया, ताकि आपकी चीजें समझ में आए। ये एक्चुअली में रोटर यहाँ है, स्टेटर के भीतर ही है, लेकिन मैंने इसको बाहर निकाल के दिखा दिया, दोनों को अलग अलग दिखा दिया। बट ये रोटर जो होता है ऑलवेज स्टेटर के भीतर होता है, ये भीतर का पार्ट। बट इस भीतर वाले पार्ट को मैं निकाल के यहाँ बाहर दिखा दिया, ये भीतर वाला पार्ट बाहर दिखा रहा हूँ। क्लियर है ना? तो अब ये रोटर को मैंने बाहर निकाल के दिखा दिया। अब रोटर पे मैंने आपको क्या कहा कि केज की जगह क्या लगाओ? केज की जगह क्या लगाओ? लगानी है। वाइंडिंग लगा। तो थ्री अब फेज रोटर पे वाइंडिंग। भी जैसे जैसे स्टेटर पे मैंने एक 3 फेज वाइंडिंग किया था, वैसे रोटर पे एक 3 फेज वाइंडिंग कर दिया। अच्छा, 3 फेज वाइंडिंग को मैंने किया कनेक्ट, कैसे कैसे कनेक्ट किया हुआ? डेल्टा कनेक्ट, सॉरी स्टार डेल्टा है क्या? कनेक्ट। स्टार, स्टार सॉरी कनेक्ट, स्टार। हाँ स्टार कनेक्ट किया, ठीक है। स्टार कनेक्ट किया है तो 3 टर्मिनल एक जगह कनेक्टेड, 3 टर्मिनल तो बाहर निकल के आएंगे ना इसके? यस सर। 3 ही टर्मिनल तो एक जगह कनेक्टेड है। स्टार कनेक्टेड है, 3 वाइंडिंग है, तो 6 टर्मिनल होंगे। 3 तो एक जगह कनेक्टेड है, 3 टर्मिनल बाहर निकल के आएंगे। इन तीनों टर्मिनल में क्या किया, मैंने रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया। किसके थ्रू? अब ये रोटर तो घूमेगा, तो हमको रियोस्टेट को तो नहीं घुमाना है उसके साथ, तो एक फिक्स्ड चीज को एक रोटेटिंग चीज के साथ किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं? स्लिप रिंग। इस रियोस्टेट को, ये जो रियोस्टेट है, इसको हमें कनेक्ट करना है रोटर में, रोटर के इस 3 फेज वाइंडिंग में कनेक्ट करना। तो रियोस्टेट को तो नहीं घुमाना है हमें, रोटर को घूमना है। एक फिक्स चीज को एक रोटेटिंग चीज के साथ किस चीज से कनेक्ट करते हैं? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग। बीच में स्लिप रिंग आपको इतनी बात तो पढ़ा चुका हूं, इस स्लिप रिंग के हेल्प से मैंने इस तीनों वाइंडिंग में रोटर पे जो वाइंडिंग रखी है, पहले वाले केस में रोटर पे कोई वाइंडिंग थी? नो सर। उसको स्क्वायरल केज रोटर आपने कहा, बट उसमें सारी सुविधाएं थी, सारी चीज अच्छी थी, बट एक ड्रॉबैक उसका क्या था? उसका टॉर्क आप कंट्रोल नहीं कर हाँ, सकते। टॉर्क हम कंट्रोल नहीं कर। अब मैंने कहा कि भैया मुझे टॉर्क भी कंट्रोल करना है, तो टॉर्क कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन बार्स में जो करंट है उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। जी सर। और करंट का भी कौन से करंट को, आई साइन फाई को कि आई कॉस फाई को, इसको चेंज करना पड़ेगा? कॉस फाई। आई कॉस फाई को चेंज करना। वेरी गुड। अब देखो, मैंने कहा कि अब इसको वेरिएबल टॉर्क बनाने के लिए, अपने हिसाब से टॉर्क को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इस रोटर को हम अब केज के जगह पे 3 फेज वाइंडिंग लगा देते हैं। रोटर में मैंने 3 फेज वाइंडिंग लगा दी, आर वाई और बी। अब आर वाई बी का एक पॉइंट तो मैंने स्टार कनेक्ट कर दिया, तीनों का एक सिरा, और तीनों के दूसरे सिरे पे मैंने कनेक्ट कर दिया एक रेसिस्टर को, जिसको रियोस्टेट बोल रहे, वेरिएबल रेसिस्टेंस। किसके थ्रू?
किसके थ्रू? स्लिप रिंग के थ्रू। स्लिप रिंग के थ्रू कनेक्ट करना। ओके, अब मुझे बताओ कि ये रेसिस्टर जो है, ये रेसिस्टर जो है कौन सा करंट ड्रॉ करेगा इस वाइंडिंग में? अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। बताओ। सर एक्टिव करंट ही करेगा I cos of phi। रेसिस्टर कौन सा करंट लेता है? एक्टिव करंट लेता है। सोच के बताना। सर रेजिस्टर एक्टिव लेता है, लेकिन वाइंडिंग में आप बता रहे हैं वो अब आता है। सुनो, हाँ यही बात है। वाइंडिंग में कौन सा, ये वाइंडिंग कौन सा करंट लेता है? रिएक्टिव वाला। रिएक्टिव। और रेसिस्टर कौन सा करंट लेता है? एक्टिव। एक्टिव। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर मैं ये रेसिस्टर ना लगाता, यहां पे ये रेसिस्टर ना लगाता, स्लिप रिंग के थ्रू रेसिस्टर ना लगाता, तो अगर इसको यहीं पे शॉर्ट कर देता वाइंडिंग्स को आपस में और रेसिस्टर नहीं लगाता, तो जैसे ही मैं स्टेटर को एक 3 फेज सप्लाई देता, एक 3 फेज सप्लाई स्टेटर को देता, यहां पे एक 3 फेज सप्लाई मैं इसको दूंगा, रोटर के चारों तरफ क्या डेवलप होगा? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कहने का मतलब है, इस अरेंजमेंट को आप ध्यान से देखो, जैसे ही इस स्टेटर को मैं 3 फेज सप्लाई दूंगा, अब ये रोटर तो इसके भीतर ही है ना, ये तो इसके भीतर ही बना हुआ है, एग्री? तो इस रोटर के चारों तरफ, इस रोटर के चारों तरफ क्या डेवलप होगा? आरएमएफ। आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप होगा, तो अब इस टाइम में अगर मैं बोलूं कि ये 4 पोल मशीन है और 50 हर्ट्ज सप्लाई है, तो आरएमएफ की स्पीड कितनी है? जल्दी बताओ। 1500 आरपीएम। 15। तो और रोटर इस समय अभी क्या है, रेस्ट में कि मूव कर रहा है? स्टार्ट में जब आप मशीन को ऑन कर रहे हैं तो रेस्ट में। तब तो रेस्ट में है। रेस्ट, रोटर रेस्ट में। तो स्लिप की वैल्यू कितनी होगी? 1500 या 15। मतलब इतना हेवी स्लिप, इतना हेवी स्लिप, इतनी हाई रिलेटिव वेलोसिटी कितनी तेजी से इन कंडक्टर्स को कट करेगा? बहुत तेज। बहुत तेजी से। अब इतनी तेजी से जब फ्लक्स चेंज होगा या फ्लक्स कट होगा, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी। बहुत हाई ईएमएफ, बहुत हाई ईएमएफ प्रोड्यूस होगा स्टार्ट में। हमें स्टार्ट की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, हमें स्टार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे ही हमने इसको स्विच ऑन किया, इसको सप्लाई दिया, अब इस स्टेटर के कारण तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के चारों तरफ डेवलप होगा, बहुत हाई वैल्यू का। लेकिन रोटर तो रेस्ट में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? स्लिप की वैल्यू कितनी होगी? 1500 जो कि बहुत ज्यादा होगी, बहुत बहुत हाई होगी। इतनी हाई होगी कि इसमें इतना ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, इतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा कि इस वाइंडिंग को क्या कर देगा? वाइंडिंग को क्या कर देगा? करने लगेगा। ईएमएफ इंड्यूस इतनी करेगा ज्यादा ना। इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इतनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी कि इस वाइंडिंग को बर्न कर देगा। इतना करंट के वाइंडिंग होल्ड नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। स्टार्ट में जब मशीन को आप स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आप मशीन को स्विच ऑन करते हैं, आप मशीन को स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेंटली डेवलप होता है। अब उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण रोटर तो अभी रेस्ट में है मशीन के स्टार्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा स्टार्ट में जब रोटर रेस्ट में है? तो 1500 आरपीएम। मतलब हाई होगा, एप्रेसिवली हाई होगा, मैक्सिमम होगा स्लिप। अब उस मैक्सिमम स्लिप के कारण जो फ्लक्स कट होगा रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा। उस मैक्सिमम फ्लक्स कट के कारण जो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, वो भी क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम।
और उस मैक्सिमम ईएमएफ के कारण जो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और वो करंट इतना ज्यादा होगा, वो करंट इतने ज्यादा अमाउंट में होगा कि इस वाइंडिंग्स को क्या करेगा, बर्न कर देगा, जला दे, बर्न कर दे। तो उस हेवी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ, अब देखिए इसमें तो हमने कंडक्टर लगा रखा था, बार्स लगा रखे थे, बार्स को क्या फर्क पड़ना है, वो मोटे मोटे लोहे के रॉड है, वो बर्न होंगे क्या, कितना भी करंट दे दो, बार को तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन बार की जगह तुम वाइंडिंग लगा दोगे, वाइंडिंग तो बर्न हो जाएगा स्टार्ट में, जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करो। यही चीज स्टार्टर डीसी मशीन में भी है। डीसी मशीन को जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो बैक ईएमएफ नहीं होता मोटर में, बैक ईएमएफ तो बाद में आता है जब रोटर रोटेट करने लगता है। तो स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू, चूंकि आर्मेचर कॉइल का रेजिस्टेंस कम होता है, तो करंट की वैल्यू बैक ईएमएफ के एब्सेंस में, क्योंकि जो भी अप्लाइड वोल्टेज होता है क्या काम करता है, एक तो आर्मेचर में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको काउंटर करता है, और दूसरा बैक ईएमएफ को इनकाउंटर करता है। तो स्टार्ट में तो बैक ईएमएफ होता ही नहीं, अपोज करने वाला उसको कुछ है ही नहीं, आर्मेचर रेजिस्टेंस होता ही कितना, बहुत कम होता है, क्योंकि उसको फुल लोड करंट कैरी करना होता है, पूरा करंट कैरी करना होता है, तो उसका रेजिस्टेंस हम बहुत कम रखते हैं आर्मेचर का। तो करंट की वैल्यू एप्रेसिवली हाई हो जाती है, इसलिए उसमें भी हम स्टार्टर लगाते हैं। डीसी मशीन में भी स्टार्टिंग अरेंजमेंट करते हैं ताकि उसको सेफ स्टार्ट मिले और आर्मेचर वाइंडिंग बर्न ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में उसमें भी बैक ईएमएफ नहीं होता है। वही चीज यहां भी है, स्टार्टिंग में जब स्लिप की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, हाई स्लिप होता है, तो उस हाई रिलेटिव वेलोसिटी के कारण यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, आपके वाइंडिंग को बर्न कर सकता है। तो आपको स्टार्ट करने के लिए रियोस्टैट की रिक्वायरमेंट होगी ताकि रियोस्टैट उस हेवी करंट को कंट्रोल कर सके। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। एक तो आप समझ गए पहला रोल इस रियोस्टैट का क्या था, क्यों लगाया, नहीं लगाते तो क्या होता, नहीं लगाते तो वाइंडिंग बर्न हो जाती, बर्न हो जाती। वाइंडिंग मतलब बर्न क्यों होती, धीरे-धीरे बढ़ाते हैं। सुनो मेरी बात पहले पूरी कंप्लीट होने। वाइंडिंग बर्न क्यों होती, क्योंकि मैक्सिमम करंट हो जाता। मैक्सिमम करंट क्यों होता, क्योंकि मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होता ड्यू टू द मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी, मैक्सिमम स्लिप। अब रिलेटिव वेलोसिटी मत बोला करो, स्लिप बोला करो, ठीक है, ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करो। अच्छा ठीक है, तो ये बात तुम समझ गए कि वहां पे हमने ये स्लिप रिंग के थ्रू ये रियोस्टैट क्या कर रहा है, ये तुम समझ। अच्छा अब देखो एक चीज, जैसे ही ये रोटर रोटेट करने लगेगा, अब रोटर कंडक्टर पे टॉर्क लगने लगेगा, ये रोटेट करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, कम होगी बढ़ेगी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कम होगा बढ़ेगा, कम हो जाएगी सर, कम हो जाएगा। जब स्लिप कम हो जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी जब कम हो जाएगा तो जो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच रिलेटिव वेलोसिटी का जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था उसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, घटेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इसमें ईएमएफ कम हो जाएगा तो करंट ऑटोमेटिकली क्या कम हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। तो अब तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो गया, स्टार्ट में ना ज्यादा था, स्लिप की वैल्यू स्टार्ट में ज्यादा थी जब रोटर रेस्ट में था, तो उस समय इतनी ज्यादा थी स्लिप कि इतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और इतना ज्यादा करंट डेवलप किया कि इस वाइंडिंग को ये बर्न कर सकता है। तो स्टार्ट में इस रियोस्टैट की जरूरत थी उस हेवी करंट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब रोटर घूमने लगेगा, वो मूव करने लगेगा, तो स्लिप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और स्लिप जब वो घूमने लगेगा ऑटोमेटिकली कम हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी कम हो गई, तो इसमें जो मेरी बात कंप्लीट होने, जो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो अब इस रियोस्टैट की रिक्वायरमेंट है क्या, स्टार्ट में तो थी, जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ गया तो रिक्वायरमेंट है क्या, नो सर नहीं। हम क्या करते हैं कि जब मोटर रन करने लगता है तो इसको यहीं से हटा देते हैं, एक यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है जिसको यहीं से हटा देता है, शॉर्ट कर इस रियोस्टैट को बाहर कर देता है, यहीं शॉर्ट कर देता है इसको स्विच से, जैसे ही मोटर रनिंग कंडीशन में। और करंट की वैल्यू इसमें अगर रनिंग कंडीशन में भी आप इसको लगा के रखिएगा तो फालतू में ना हीटिंग करता रहेगा, ये रेसिस्टर तो हीटिंग तो करेगा, मशीन को गर्म करता रहेगा। अब तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों लगाया था हमने ये रेसिस्टर, पहले ये बताओ। ताकि स्टार्टिंग में जो है एकदम से सारा करंट ना चला जाए मैक्सिमम अमाउंट का, वाइंडिंग को बर्न होने से बचाने के लिए। स्टार्टिंग में हाई स्लिप के कारण, हाई रिलेटिव वेलोसिटी के कारण जो एक्सेसिव हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण ये वाइंडिंग बर्न न हो जाए,
उस हाई करंट के कारण। लेकिन अब तो हमारा स्लिप ऑलरेडी जब वो रनिंग कंडीशन में आया तो स्लिप ऑलरेडी कम हो चुका है, तो स्लिप कम होने के कारण Yes, तो sir. ऑलरेडी इसमें करंट की वैल्यू कम हो चुकी है। अब इसका क्या करें, क्यों लगाएं इसको, क्यों फालतू में मशीन में लगा के रखें अननेसेसरी और ये हिट करता रहे, ऐसा क्यों करें? सर ये जो रियोस्टेट है ये किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? रियोस्टेट करंट को तो कंट्रोल कर रहा है। अगर आप ये रियोस्टेट नहीं लगाइएगा उसमें, उस करंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कैसे कीजिएगा, वो करंट इसको बंद कर देगा वाइंडिंग। नहीं मतलब सप्लाई वाला करंट सारे या सर रेसिस्टर जो इसीलिए कॉइल तो में मतलब जो इंड्यूस हो रहा है वो वाला? सप्लाई से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, सप्लाई से तो स्टेटर और रोटर में कोई कनेक्शन होता ही नहीं इंडक्शन मशीन में। हमने तो इसको रोटर में जोड़ रखा, सप्लाई कहाँ आ गया? अरे सप्लाई Yes, तो sir. तुमने स्टेटर को दिया तो यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, और रोटेटिंग मैग्नेटिक ठीक फील्ड है। के कारण एक स्लिप के कारण यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हुआ। लेकिन स्टार्ट में चूंकि स्लिप इतनी ज्यादा थी तो इसमें ईएमएफ की वैल्यू बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। उस इनिशियल हेवी करंट को जो रोटर में प्रोड्यूस हो रहा है इंडक्शन के कारण, स्लिप के कारण, उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है सर, समझ गया। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? यस सर। सर जैसे आप पहले कह रहे थे कि हमारे हाथ में कोई कुछ भी चीज नहीं है कंट्रोल करने का, लेकिन अब हम कह सकते हैं ना कि करंट हम कंट्रोल कर सकते हैं स्टार्टिंग अब में। कर सकते हो ना, तो इसको बार को हटा दिया ना, स्क्वायरल केज मोटर में थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते। जी जी सर। स्क्वायरल केज में कहां से रियोस्टेट जोड़ोगे? अभी वाइंडिंग लगाया तब ना रियोस्टेट जोड़े हो। यस इस अरेंजमेंट को यस हम सर। बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्लिप रिंग या वुंड रोटर। क्या बोलते हैं, इसका अलग नाम है, या दूसरा मोटर हो गया। अब इसमें रोटर बदल गया, इसमें था स्क्वायरल केज रोटर तो हमने इसको नाम दिया स्क्वायरल केज रोटर का। अब ये क्या है, इसमें स्लिप रिंग लगे हुए हैं तो हम इसको बोलते हैं स्लिप रिंग या वुंड रोटर। क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग स्लिप और रिंग या वुंड वाटर Slip सर। ring या वुंड रोटर बोलते हैं, इसका नाम बदल गया, ये दूसरा मोटर है, ये मोटर अलग हो गया। तो अब देखो, सुनो मेरी बात, अब स्टार्ट में जो इसमें वाइंडिंग्स है, ये वाइंडिंग जो करंट ड्रॉ करेगी, ये आई साइन फाई ड्रॉ करेगा, आई कॉस फाई ड्रॉ करेगा? हाई साइन फाई। रिलेटिव हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और ईएमएफ के कारण जो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा वाइंडिंग में, वो आई साइन फाई होगा, आई कॉस फाई होगा, ये पूछ रहा हूँ। वाइंडिंग में कौन सा करंट होता है? रिएक्टिव सर आई साइन फाई। रिएक्टिव करंट होगा, आई साइन फाई होगा। अब आई साइन फाई के कारण कहीं ना कहीं इस पे टॉर्क बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, आई साइन फाई पे क्या ही टॉर्क लगेगा। तो अब ये रियोस्टेट क्या करेगा? अब देखो, रोटर को स्टार्ट में घूमने के लिए तो बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए, एक बार जब वो घूमने लगा तो अपनी इनर्शिया के कारण घूमता रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो उसको टॉर्क बहुत चाहिए ना। कोई भी चीज को स्टार्टिंग में हिलाने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, अपने मास को, इनर्शिया को ओवरकम। और जब वो घूमने लगा तो वो घूमता ही रहेगा अपने मास के कारण, इनर्शिया के कारण। तो स्टार्टिंग में तो टॉर्क बहुत चाहिए। तो अब देखो अब ये रियोस्टेट और क्या काम कर रहा है, ये रियोस्टेट क्या करेगा, इन वाइंडिंग में कौन सा करंट ड्रॉ करेगा? आई कॉस ऑफ आई ड्रॉ करेगा, नहीं करेगा, जल्दी बताओ। यस सर, रजिस्टर तो आई कॉस फाई करेगा। हाँ, इन वाइंडिंग्स में आई कॉस फाई की वैल्यू बढ़ा देगा, कि आई कॉस फाई ड्रॉ करेगा तो वाइंडिंग होते ही वो तो जाएगा। तो इन वाइंडिंग में आई कॉस फाई की वैल्यू क्या करेगा, बढ़ा देगा। दोस्त यहाँ पे अगर रियोस्टेट लगा है तो ये रियोस्टेट ऑटोमेटिकली, ये तीन जो रियोस्टेट लगे हुए हैं, इन रियोस्टेट में कौन सा करंट जाएगा? इन रियोस्टेट में कौन सा करंट जाएगा? आई कॉस। तो ये से जुड़ा वाइंडिंग नहीं हुआ है क्या, तो वाइंडिंग में आई कॉस फाई नहीं आ जाएगा क्या? इस रियोस्टेट में जब आई कॉस फाई आएगा तो इस वाइंडिंग में नहीं आएगा क्या? तो इस वाइंडिंग में आई कॉस फाई की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? इस रियोस्टेट के कारण बढ़ जाएगी सर, बढ़ेगी। और जब एक्टिव करंट बढ़ेगा, आई कॉस फाई बढ़ेगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क आपको ज्यादा चाहिए थी ना सर, पर कॉइल में एक्टिव कहाँ से आ गया? कॉइल में कहाँ कह रहा हूँ एक्टिव आया भाई, मैं तो कह रहा हूँ ये रियोस्टेट ड्रॉ कर रहा है, लेकिन रियोस्टेट इस कॉइल से जुड़ा हुआ है, तो इस रियोस्टेट में जो करंट होगा उस कॉइल में नहीं होगा क्या? तो सर ऐसा नहीं कहेंगे कि वो कॉइल में आते ही रिएक्टिव बन जाएगा? देखो, उस कॉइल में आते अब कोर्स रिएक्टिव बन जाएगा, ये बात बिल्कुल तुम्हारी सही है कि कॉइल में आते वो रिएक्टिव बन जाएगा, बट ऑटोमेटिकली इसमें
एक मेजर पोर्शन क्वाइल जो है वो रिएक्टिव पार्ट ही ड्रॉ करेगा। लेकिन अब सपोज करो, सुनो मेरी बात, तुमने बहुत अच्छी बात कही है, तुम्हारा जहां तक सोच जा रहा है ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे सुन के काफी खुशी मिली कि तुम यहाँ तक सोच पाए। ये जो चीज है यहाँ ध्यान देना, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। अब देखो, मान लो इसमें 10 एम्पियर करंट, इस लाइन में 10 एम्पियर करंट है, ठीक है, और इस लाइन में एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक रेसिस्टर लगा हुआ है, गॉट इट? अच्छा, इस 10 एम्पियर में से रेसिस्टर जो है केवल एक्टिव लेगा और ये क्या लेगा? केवल रिएक्टिव। इस 10 एम्पियर में दोनों मिलकर बना है, 10 एम्पियर में आई साइन फाई भी, आई कॉस फाई भी है, लेकिन इस 10 में से ये रेसिस्टर क्या लेगा? केवल आई कॉस फाई लेगा, और इंडक्टर क्या लेगा? केवल आई साइन फाई। पूरे वाइंडिंग में करंट तो 10 ही होगा ना, ये भले ही यूटिलाइज आई साइन फाई, बट वो करंट तो इसमें होगा ना, यूटिलाइज वो आई साइन फाई ही करेगा, आई कॉस फाई के साथ कुछ नहीं करेगा, वो कोई हीटिंग नहीं करेगा, बट वो करंट तो करेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? देखो, एक बनाया इंडक्टर और एक बनाया रेसिस्टर। अब इसको मैंने एक दिया सप्लाई, सप्लाई के कारण इसमें आया करंट, सपोज करो 10। अब 10 जो है यहां पे, अगर ये वोल्टेज को मैं इन फेज बना रहा हूं, तो ये अगर रेसिस्टर है तो ये 10 इसके साथ इन फेज होगा, जो भी करंट होगा, मतलब करंट इस लाइन पे होगा, और इंडक्टर है तो करंट नीचे आ जाएगा, लैग करेगा। यस सर। इंडक्टर में करंट लैग करे, अगर वोल्टेज यहां है तो इंडक्टर में तो करंट यहां इस लाइन पे होगा और रेसिस्टर में इस लाइन पे होगा। बट ये 10 क्या है? इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, नेट करंट। 10 जो है से जो करंट जा रहा है, इसमें तुम क्या कर रहे हो? केवल ये सोर्स जो है केवल एक्टिव करंट ही दे रहा होगा, या केवल रिएक्टिव करंट ही दे रहा होगा, या दोनों दे रहा होगा? दोनों दे रहा है, टोटल दोनों है। ऑटोमेटिकली इंडक्टर उसमें से क्या कर रहा होगा? रिएक्टिव करंट आई साइन फाई को यूज करके फ्लक्स डेवलप कर रहा होगा, और रेसिस्टर क्या करेगा? उसमें से आई कॉस ऑफ फाई को लेके हीट जनरेट करेगा। लेकिन करंट तो दोनों में से एक ही जाएगा, सीरीज में करंट अच्छा, बराबर नहीं मतलब होगा क्या? सर आप ये कह रहे हैं कि जब कॉइल में से करंट जाएगा तो जो एक्टिव वाला है वो अपना काम करेगा, रिएक्टिव वाला अपना काम करेगा। हाँ, इसमें से देखो, इसमें से जब एक्टिव भी जा रहा होगा ना क्वाइल में से, तो एक्टिव कुछ नहीं करेगा। यस सर। क्वाइल एक्टिव जी को छुएगा नहीं, उसको जाने देगा, वो बस रिएक्टिव को यूटिलाइज करके फ्लक्स डेवलप करेगा। जी सर। इसको तुम ऐसे समझ लो, बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये इसको जिससे मतलब है उसी को यूज करेगा, बट करंट तो पूरा ही जाएगा ना। यस सर। अब एक बात बताओ, अगर ये इसमें जा रहा है कोई, अगर इसमें एक्टिव करंट इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एक्टिव करंट अगर सोर्स से जा रहा है तो इस इंडक्टर से भी तो जा रहा होगा कहीं ना कहीं। यस सर। भले उस एक्टिव करंट से इंडक्टर को कोई लेना देना नहीं है, जाने दे इसको, हमें क्या करना है, हम इसको इस्तेमाल नहीं करें, हम तो रिएक्टिव को इस्तेमाल। बट इससे तो अब जब इससे एक्टिव गुजरेगा तो इस पर टॉर्क भी तो लगेगा, फिर इसमें तो एक्टिव बढ़ गया ना, भले यूटिलाइज नहीं कर रहा था बट बढ़ तो गया उसमें से एक्टिव। समझ रहे हो मेरी बात, में क्या करना चाह रहा हूँ? समझो। यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एक्टिव, भले ये बात तुमने बहुत अच्छी कही, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि सर जैसे ही वो आएगा यहाँ पे वो तो ऑटोमेटिकली रिएक्टिव, हाँ बिल्कुल बन जाएगा यार। बट जो एक्टिव पार्ट है, जो रेसिस्टर का एक्टिव पार्ट है, वो कहीं ना कहीं इसी में रहेगा, इसी से होके जाएगा, वो उसको इंडक्टर उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, उससे हीटिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट रहेगा तो इसमें जाएगा था। दोनों सीरीज में ही है, एक ही लाइन में है, जुड़े हुए, तो जाएगा तो जरूर इसमें से। तो इसमें कहीं ना कहीं एक्टिव प्रोपोर्शन ऑफ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। जब यस सर, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगा, इस रेसिस्टर के कारण जो आई कॉस ऑफ फाई बढ़ जाएगा, तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा तो स्टार्ट में ज्यादा टॉर्क की जरूरत थी ना? यस सर। तो स्टार्टिंग में घुमाने के लिए वो मिल गया, वो स्टार्टिंग टॉर्क हमें मिल गया। अब जब वो घूमने लगेगा तो हमें बहुत ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट है क्या? वो तो अपनी इनर्शिया के कारण खुद ही घूम रहा है। यस सर, तब नहीं पड़ेगी सर। तो देखो, अब देखो इस रियोस्टेट को हटा दो, उसके बाद इसमें जितना करंट होगा, ऐसा नहीं है कि प्योरली इंडक्टिव होता है, इंडक्टर में अपने एप्रेसेबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो जितना टॉर्क होगा वो सफिशिएंट होगा उसको ड्राइव करने के लिए। या थोड़ा बहुत अमाउंट में रेजिस्टर रख लो, ये रियोस्टेट है, तुम रेजिस्टेंस के अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हो।
थोड़ा बहुत रखो, बहुत ज्यादा मत रखो। दूसरी बात कि तुम इस रेसिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके तुम इसमें आई कॉस ऑफ फाई को बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? यस सर, बदल बदल सकते हैं। सकते हैं। तो टॉर्क भी बदल सकते हैं। ये जब आई कॉस ऑफ फाई बदलेगा तो टॉर्क भी बदलेगा। तो क्या ये मशीन वेरिएबल टॉर्क मशीन है कि नहीं? यस सर, है। सर वेरिएबल टॉर्क मशीन। ये कहीं ना कहीं देखो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें स्लिप रिंग भी लगा है, इसमें रियोस्टैट भी लगा है, इसमें वाइंडिंग भी, इसमें तो कुछ भी नहीं लगा, सिंपली ड्रम रख दिया था रॉड रख दिया। कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्शन में डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज की ज्यादा है, लॉसेस भी ज्यादा होंगे, मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा, महंगा भी होगा। बट एक फायदा क्या दे रहा है? वेरिएबल टॉर्क मिलता है। अपने हिसाब से आप रियोस्टैट की वैल्यू को बदल के इस इंडक्टर में आई कॉस ऑफ फाई के सर्कुलेशन को चेंज कर सकते हैं और उससे आप टॉर्क को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, जब आई कॉस ऑफ फाई बढ़ेगा, एक्टिव पावर बढ़ेगा, तो पावर फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? पावर फैक्टर होता है कॉस फाई इक्वल टू, क्या होता है? एक्टिव पावर एपरेंट पावर। नहीं, पावर के टर्म में देखो, एक्टिव पावर या एपरेंट पावर। और एपरेंट पावर क्या होता है? रूट ओवर एक्टिव स्क्वायर प्लस रिएक्टिव स्क्वायर। तो जिस प्रोपोर्शन में एक्टिव बढ़ेगा पावर, तो टोटल पावर तो कांस्टेंट ही है, रिएक्टिव ऑटोमेटिकली गिरेगा। और रिएक्टिव जब कम होगा डिनोमिनेटर में, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। ये आपके मशीन का पावर फैक्टर भी इंप्रूव कर देगा एक्टिव को बढ़ा। एक्टिव प्रोपोर्शन जैसे ही बढ़ेगा पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, तो मशीन का आपका पावर फैक्टर भी बेहतर कर देगा। समझ रहे? तो क्या क्या फायदा हुआ रियोस्टेट लगाने का? जल्दी 3 फायदे बता दो मुझे, 3 फायदे गिना दो। पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, हमें वेरिएबल टॉर्क मिल जाएगा। सबसे पहले रियोस्टेट का एम है हाई में जो स्टार्टिंग करंट होता है, इनिशियल हाई स्टार्टिंग करंट, जो कि हाई स्लिप या हाई रिलेटिव वेलोसिटी के कारण प्रोड्यूस होता है स्टार्टिंग में, हाँ, बर्न करने से बचाएगा। उसके बाद दूसरा फायदा वेरिएबल टॉर्क मिलेगा। तीसरा फायदा, तीसरा हमें मिलेगा कि इसकी पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं बताना है, यहाँ आप सारी चीजें समझ गए हैं। अब मुझे 2 डिराइवेशन इसके कराने हैं और 3 फेज इंडक्शन मोटर खत्म। यही नीचे 2 डिराइवेशन है, करा के 3 फेज इंडक्शन मोटर खत्म। डिराइवेशन में कुछ नहीं है, बच्चों वाला डिराइवेशन। अब कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, वो सब तुम समझ चुके हो, दिमाग पे जोर डालने वाली कोई चीज नहीं है। डन सर, मुझे आपकी सर स्क्रीन दिख नहीं रही है, तो मैं दोबारा रिजॉइन करूं? कर लो, अब कोई जरूरत भी नहीं है, अब मैं लीव ही कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, अब तो बात ठीक है खत्म हो गया, पढ़ा दिया, ठीक है ना, लीव कर रहा हूँ। ठीक है समर्थ, मेरे तुम्हारी ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी, तुमने इस चीज को गेस किया कि सर जैसे ही आप इसमें क्वाइल में आएगा और एक्टिव हो जाएगा, ये बड़ी बात है, तुम उस चीज को जी पकड़ सर। पाए हो, ये अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट, तुम उस चीज को थैंक यू समझे सर। हो, बात है, कीप इट अप, ये तुमको आगे काफी आगे लेके जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू वेलकम। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। वो टीचर पे भी डिपेंड करता है, बहुत लोग दबा देते हैं चीज को। नहीं नहीं, दबाने की बात नहीं है ये, मतलब मैं पर्सनली इस चीज को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि तुम वहां तक पहुंचा है, तुम्हारा दिमाग कहीं ना कहीं, तुम्हारा दिमाग वहां तक सोचा है, तो ये चीज तुमको काफी आगे लेके जाएगी। और तुम्हारा सब्जेक्ट भी इलेक्ट्रिकल है, तो आई थिंक तुम काफी अच्छा करोगे उसमें, आई बिलीव। जी सर। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम।